Hi everyone, welcome to my channel Classes with Sneha. My name is Sneha and I will teach you BST and economics in this channel for your class 12. So in my previous video I have discussed syllabus for BST and economics for your class 12th. So if you want to clear any doubts regarding your syllabus and if you want to know the proper syllabus, you can go and watch that video. So in today's video I will discuss chapter 1, nature and significance of management of your business studies. In this video I will explain meaning and features, and in next video we will be discussing importance and objectives of management. So this is the part 1 of your chapter nature and significance of management. Before looking towards the final definitions, first of all we will see the basic definition of management. Okay, we will understand the basic definition of management कि management क्या होता है. अगर आपको ये basic definition अच्छे से समझ आ जाएगी तो आप final definition को भी अच्छे से understand कर पाएंगे. तो and आप खुद की तरफ से भी word formation से management का meaning अच्छे से लिख पाएंगे. So without any delay, let's discuss the meaning of management. But before that, don't forget to follow me on Instagram. My Instagram page is Home Study Hub. I have uploaded notes of economics there. So if you need any notes for class 12, you can go visit my page and just don't forget to follow. And don't forget to subscribe here also so that you can get the notifications of my upcoming videos. Let's see the basic meaning of your management. So students, what is management? Management होता क्या है? Management एक process है. It is a very simple process with the help of which हम अपने goals को achieve करते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट करती हैं ताकि जो उन्होंने अपने टारगेट्स रखे होते हैं वो अचीव कर पाए. अगर ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उनके टारगेट्स भी अचीव नहीं होंगे. तो उनको ये मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए. सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, और भी काफ़ी सारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मैनेजमेंट को फॉलो करती है. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यू आर ए स्टूडेंट, राइट नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड. आपके बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स के लिए सभी स्टूडेंट्स इस क्लास में आगे अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं. तो एग्ज़ाम्स तो आपको देनी है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी ही होगी. यू कैन नॉट डिले इट. लेकिन ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एक्टिविटी आपने एक अपना टारगेट सेट कर लिया दैट यू हैव टू अचीव 80%. आप 80% स्कोर करना चाहते हैं. तो इसके लिए क्या होगा? 80% ऐसे तो स्कोर हो नहीं जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा उसके लिए, और मैनेजमेंट भी करनी होगी. कैसी मैनेजमेंट? टाइम की मैनेजमेंट करेंगे आप, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करेंगे, अपने वर्क की मैनेजमेंट करेंगे. टाइम की मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, सब्जेक्ट्स को एनालाइज करेंगे. जो कॉम्प्लिकेटेड है उन्हें ज़्यादा टाइम देंगे, जो इजी है उन्हें कम टाइम देंगे. ठीक है. रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके रिसोर्सेज क्या है? आपके नोट्स आपके रिसोर्सेज है, आपकी बुक्स आपके रिसोर्सेज है जिन्हें आप अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, नोट्स बना के रखेंगे ताकि ड्यूरिंग योर एग्जाम्स आपको एंड मोमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. वर्क मैनेजमेंट कौन सी होगी? आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट्स में आप ज़्यादा वीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा वीक है. उन सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान देंगे, उनको उस पर आप अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. टीचर से अपने डाउट्स कंसेप्ट्स आप क्लियर करवाएंगे ताकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स आपको कोई भी कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए. तो जब आपके पूरा प्रोसेस कर लेंगे ना मैनेजमेंट का, देन यू विल एबल टू स्कोर 80%. अगर आप ये कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं तो आप 80% स्कोर नहीं कर पाएंगे. अब अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप तो ऑब्वियस सी बात है आप 80% पे स्कोर नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए आपने एक गोल तो रख लिया कि 80% स्कोर करने. एग्ज़ाम्स तो चलो आपको देने हैं, यू कैन नॉट डिले एज आई हैव सेड अर्लियर. लेकिन अगर आप ना टाइम मैनेजमेंट करेंगे,
ना रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, ना वर्क मैनेजमेंट करेंगे, सब कुछ एंड मोमेंट पे आके आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ हाइफिजार्ड हो जाएगा। हाइफिजार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी आपको, जिसकी वजह से सपोज आपके आ गई 70% एंड यू आर डिससेटिस्फाइड। क्यों होगी डिससेटिस्फाइड? क्योंकि ना टाइम मैनेजमेंट किया आपने, जिन सब्जेक्ट को कम टाइम देना था उनको ज़्यादा टाइम दे गया, नोट्स नहीं बनाए, एंड मोमेंट पे नोट्स बनाए, जिसकी वजह से जब रिवीजन करनी थी तब नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट हो गया, डाउट्स क्लियर नहीं किए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस नहीं अपनी एनालाइज की। तो इसलिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो अपना गोल अचीव करने में आपको बहुत सारी हार्डशिप्स आएंगी ही आएंगी। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का भी, और फॉर एवरी वन ऑल्सो, सभी मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज द process of achieving your goals effectively and efficiently. Effectively and efficiently means within the time. Effectively means within the time, and efficiently means within the proper utilization of resources. ठीक है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग योर गोल्स effectively and efficiently without any hardships and without any obstacles in your process. Okay, now let's see the final definition. How can you form the definition of management? Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे आप अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन उससे आपका जो गोल है वो भी अचीव हो जाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी। इफेक्टिवली मीन्स विद इन द टाइम and efficiently means within the optimum utilization of resources. Now what are the थ्री टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की ऐसी थ्री टर्म्स कौन सी हैं? वो है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हम इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, इनका क्या मतलब होता है। प्रोसेस होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज ऑफ स्टेप्स मीन्स एक सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि हमें एक ऑर्डर में चलना होता है। हम उल्टा पुल्टा नहीं चल सकते, ना ही हम इसे उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, नहीं, हमें एक ऑर्डर में ही चलना होगा, तभी जो हमारा कोई चीज़ हमने ऑब्टेन करनी है वो हमें मिल पाएगी। तो मैनेजमेंट भी तो एक प्रोसेस है, मतलब कि मैनेजमेंट भी एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, किस चीज़ का? फंक्शंस का। तो कौन से फंक्शंस है मैनेजमेंट के? वो फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कुछ फंक्शंस है जो एक मैनेजर ड्यूरिंग दी थ्रू ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है स्टेप बाय स्टेप। पहले वो प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, फिर डायरेक्टिंग एंड एट द एंड वो कंट्रोलिंग करता है। ना ही वो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग से कर सकता है, ना ही वो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग से पहले कर सकता है, नहीं, ये सभी स्टेप्स में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैनेजमेंट एक एफिशिएंट प्रोसेस और इफ़ेक्टिव प्रोसेस बनेगा। अगर मैनेजमेंट इन्हें इन ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग भी नहीं होगी, ना ही हमारी एक्टिविटीज़ जो है अच्छे से फॉलो की जाएंगी, ना ही वो अचीव होंगी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था, अगर आप मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है अपना जो भी आपका गोल है, आपका वर्क है, जो आपका टास्क है, उसे विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जितना आपको टाइम दिया गया है उस काम को पूरा करने के लिए, उसके अंदर अंदर अपने गोल, वर्क या टास्क को अकम्प्लिश करना। डेफिनेशन देख लीजिए। बीइंग इफेक्टिव मीन्स अचीविंग द गोल्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना कि आपको समय दिया गया उसके अंदर अंदर ही अपना काम पूरा करना। और ये बस रिजल्ट से इसको मतलब है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाए, कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे। इट इज़ कंसर्न्ड विद रिजल्ट्स एंड टाइम ओनली। नेक्स्ट वन इज
एफिशिएंसी, एफिशिएंट होने का मतलब है जैसे हमारी इफेक्टिवनेस टाइम से रिलेट करती है। एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि रिसोर्सेज के बिना किसी वेस्टेज के अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करना। अगर हम रिसोर्सेज की वेस्टेज करेंगे तो वो उनकी जो रिसोर्सेज ऑप्टिमम होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी मतलब कि ज़्यादा रिसोर्सेज आ रहे हैं, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है प्रोडक्शन को बनाने में, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए एफिशिएंट होना भी मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेशन देख लें। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट को एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो कम आए प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जिससे जो हमारा प्रॉफिट है इंक्रीज होता रहे। और इसमें होते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। Let us understand effectiveness and efficient with the help of an example. इफेक्टिवनेस में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सपोज एक स्टूडेंट ए है, उसको प्रोजेक्ट मिला जो उसने 2 महीने में सबमिट करना है, और विद इन दी उसका बजट खुद का ही है वो 1000। तो उसने क्या किया, टाइम के अंदर सबमिट करने के लिए अपना जो प्रोजेक्ट था बाहर से बनवा लिया, और जो उसका बजट था 1000, तो अब वो उसको प्रोजेक्ट 1500 में पड़ा। तो इसमें क्या चीज़ है, उसने टाइम पे तो अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर ही दिया विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, लेकिन जो उसका रिसोर्सेज थे, जो उसकी कॉस्ट थी, वो ज़्यादा लग गई। अपना प्रोजेक्ट बनाने में 500 रुपीज़ उसके ज़्यादा लग गए। तो यहाँ पे क्या चीज़ लैक कर गई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन टाइम पे तो उसने सबमिट कर दिया। तो स्टूडेंट ए क्या है, स्टूडेंट ए इफेक्टिव है। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट बी ने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करने के लिए और अपना प्रोजेक्ट विद इन हिज बजट, अपने बजट में पूरा करने के लिए उसको भी सेम प्रोजेक्ट मिल रहा है और 2 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना है। उसने क्या किया, प्रोजेक्ट तो खुद बना लिया, और जो प्रोजेक्ट है वो 900 रुपये में ही बन गया, लेकिन जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड में सबमिट नहीं कर पाया। उसने 3 महीने ले लिए उसे सबमिट करने के लिए। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट बी ने किस चीज़ का कंसर्न रखा, बस अपने रिसोर्सेज का, टाइम का कंसर्न नहीं रखा। सो वी कैन से दैट स्टूडेंट बी इज़ एफिशिएंट है, वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि टाइम पे वो सबमिट नहीं कर पाया अपना प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ कि अब हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसे इफ़ेक्टिव होना चाहिए या फिर एफिशिएंट होना चाहिए बस। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसे इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम टाइम के अंदर और विद इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए हुए अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे या कोई भी अपना टास्क अचीव करेंगे, उससे क्या होगा, एक तो अगर हम टाइम पे पूरा करेंगे तो हमें न्यू गोल्स जल्दी मिलेंगे, और अगर रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए हुए करेंगे तो हमारी जो कंपनी की प्रॉफिट एफिशिएंसी है, जो हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक स्टूडेंट सी है, उसको भी सेम प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन उसने क्या किया, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट दोनों की, जिसकी वजह से उसने अपना प्रोजेक्ट टाइम के अंदर भी सबमिट कर लिया और विद इन दी बजट भी सबमिट कर लिया। जो उसका भी 1000 का बजट था, उसने भी 900 में अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। तो स्टूडेंट सी क्या है, स्टूडेंट सी इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट सी को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगी? क्योंकि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट भी ला के देगा और नए गोल्स भी जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि वो टाइम पे भी काम पूरा कर रहा है और रिसोर्सेज की एफिशिएंसी के अंडर भी काम पूरा कर रहा है। इन दोनों के रिलेटेड काफ़ी सारी केस स्टडीज़ भी बनी हुई हैं। इसमें ऐसे ही आपको ए बी सी पर्सन या कंपनी या कोई भी एम्प्लॉय दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा फेवरेबल है कंपनी के लिए, तो आप वही चूज़ करेंगे जो इफ़ेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। अगर ए दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है तो फिर आप ए को चूज़ करेंगे, अगर बी दोनों चीज़ों को लेके वो चल रहा है तो आप बी को चूज़ करेंगे, एंड सेम विद सी। उसको चूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे जो बस इफ़ेक्टिव है। अगर कोई अकेला इफेक्टिव है तो वो फेवरेबल नहीं है, और अगर या फिर कोई सिर्फ एफिशिएंट है तो वो भी फेवरेबल नहीं है। नाउ लेट्स सी द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वन सेकेंड, हाँ, अब
इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी मैनेजमेंट है हमारी हेल्प करती है हमारे गोल्स अचीव करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोल्स की अचीवमेंट में। कैसे कि मैनेजमेंट जो है कंबाइंस द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द कंपनी टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, उनके एफर्ट्स को मिला देती है, कंबाइन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं अच्छे से अचीव हो जाए। नेक्स्ट वन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है कि जो हमारी मैनेजमेंट है सभी करते हैं। ये बस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बस बिजनेस में लिमिटेड नहीं है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मैनेजमेंट करती ही करती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमेना। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट लिमिटेड। इसका जो यूज़ है लिमिटेड नहीं है बस बिजनेस तक, बस बिजनेस मैनेजमेंट नहीं करते हैं, नॉन बिजनेस मैनेजमेंट और जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी मैनेजमेंट करती है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो गई? हाउस होल्ड हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल्स हो गए, वो भी मैनेजमेंट करते हैं। अगर वो भी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक अपनी फील्ड्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो मैनेजमेंट इज़ done by everyone, even by students, by individuals, by organizations, everyone. मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है कि इसमें जो मैनेजमेंट है वो तीन चीज़ों की मैनेजमेंट करती है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में है कि वर्क को मैनेजमेंट इस तरह से मैनेज करवाया जाता है, जो हमारा मैनेजर है, जिससे कि हमारे जो गोल्स है अच्छे से अचीव हो जाए। अब देखिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर सम गोल्स। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि उन्हें अपने कुछ बेसिक गोल्स हैं जो वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट एम करती है ये गोल्स अच्छे से, ये जो टास्क है अच्छे से पूरे हो जाए और टाइम पे भी अकम्प्लिश किए जाएं। तो जो हमारे गोल्स हैं मैनेजमेंट एम करती है टाइम पे और विद इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरे हो जाए। कैसे होंगे? अगर मैनेजमेंट अच्छे से वर्क की मैनेजमेंट करेगी। तो अगर मैनेजर अच्छे से वर्क की मैनेजमेंट करवाएगा अपने इंडिविजुअल से, स्टाफ से, तो हमारे गोल्स अच्छे से अकम्प्लिश हो जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज रिलेटेड विद द स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होता है कि जो हमारा मैनेजर है ना, अपने जो हमारे स्टाफ है उसको वर्क करवाता है टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे कैसे कराता है? बाय एनालाइजिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उनकी पहले स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं, क्या कौन सी उनकी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी उनकी वीकनेसेस है। अगर कोई वीकनेस है तो उन्हें उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जो ताकि वो अपनी वीकनेसेस को कॉप अप कर पाए। और इफ़ेक्टिवनेस, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को भी देखा जाता है कि वो टाइमली में कितनी अच्छे से अपना जो टास्क है पूरा कर पाएंगे। वो ऐसे कैसे करते हैं? अपने स्टाफ की मैनेजमेंट कैसे करते हैं? बाय टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स कौन सी हो गया? बेसिक नीड्स हो गई। उन्हें पूरी तरह से जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, प्रमोशन मिलने चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट होते रहे और अपनी विल से कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल कौन से हो गए? सप्लायर्स हो गए आपके, बायर्स हो गए आपके, और मैन्युफैक्चरर्स हो गए। ये सभी आपके क्या हो गए? ग्रुप ऑफ पीपल। इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये सभी आपके ग्रुप ऑफ पीपल। इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नाउ वी विल डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गो थ्रू किया जाता है। और इस प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज करती है, ताकि जो हमारे इनपुट्स हैं वो फाइनल आउटपुट्स में प्रॉपरली कन्वर्ट हो पाए। लेट्स सी द डेफिनेशन।
Every organization has a set of basic products or services to be delivered, as I have explained now, which requires a production process. Set of operations are managed where the inputs are converted into final outputs. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी ऑपरेशंस लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें सारे मैनेज किए जाते हैं बाय द मैनेजर, ताकि जो इनपुट्स है वो अच्छे से कन्वर्ट हो जाए फाइनल आउटपुट्स में. तो ये थी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होती. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. देखिए, अब जो मैनेजर है ना वो मैनेजमेंट करता ही रहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. अगर एक टास्क अचीव हो गया है तो जब दूसरा टास्क मिलेगा उसके लिए भी वो नई मैनेजमेंट करेगा. मैनेजमेंट में चेंजेस लाता रहेगा, मतलब चेंजेस नहीं लाएगा, वो मैनेजमेंट करता ही रहेगा वो. लेट्स सी. Management is a never-ending process which includes functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling. These functions are performed continuously by a manager. जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता है. न्यू गोल्स आने के साथ साथ जो मैनेजर है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के फंक्शंस करता ही रहता है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करता ही रहता है, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्मूथली फंक्शन करती रहे. तो अगर मैनेजमेंट का प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे गोल्स तो अचीव बिल्कुल नहीं हो पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसी है कि ऑर्गेनाइजेशन में देखिए एक कलेक्शन होती है स्टाफ के. डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी कुछ अपनी डिफरेंट नीड्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में. कईयों का होता है कि उन्हें ग्रोथ चाहिए, कई अपनी एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, एंड सम आर हियर फॉर द सैलरी. तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी नीड्स है. लेकिन जब वो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को तो वो एक मेंबर बन जाते हैं ग्रुप का. एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप हैज़ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ग्रुप के मेंबर का एक डिफरेंट पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का. लेकिन जब वो मेंबर्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. तो सभी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव करते ही हैं, लेकिन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए उसके लिए भी काम करते हैं. डायनामिक फंक्शन. डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, चेंज होते रहना. कि जो हमारी मैनेजर है ना वो हमारी मैनेजमेंट के प्रोसेस में चेंजेस लाता ही रहता है. क्योंकि अगर सपोज बिजनेस की पॉलिसी में कोई चेंज आ गया और आपकी मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रही है तो आपके गोल्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, एक चेंज में एक्सेप्ट करना पड़ता है. अगर बिजनेस के बाहर जो भी चेंजेस आ गए, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई है, आपकी कंपटीटर की स्ट्रैटेजी चेंज हो गई, तो उसके कारण भी मैनेजमेंट में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो इसलिए वी कैन से दैट इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज़ टू एक्सेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग और डायनामिक इन्वायरमेंट. ठीक है, ये डायनामिक फंक्शन है, खुद को एक्सेप्ट करना ही होगा मैनेजमेंट को चेंजिंग और डायनामिक इन्वायरमेंट में. इंटेंसिबल फोर्स. इंटेंसिबल फोर्स का मतलब है एक ऐसा फोर्स ना ही जिसे हम देख सकते हैं ना ही जिसे हम टच कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट, नीदर वी कैन सी इट नॉर वी कैन टच इट, वी कैन ओनली फील इट. तो मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है, हम उसकी फंक्शनिंग को ना देख सकते हैं ना ही उसे छू सकते हैं, लेकिन जब हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हम रिजल्ट्स को फील कर सकते हैं. देखिए, इट इज़ एन इंटेंसिबल फंक्शन, इट्स फंक्शनिंग इज इनविजिबल बट इट्स रिजल्ट्स आर फेल्ट. देखिए, अगर मैनेजमेंट अच्छी हो गई तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा कंपनी का. तो इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते ना उसे टच कर सकते, लेकिन उसके कारण जो आए हुए रिजल्ट्स हैं उन्हें हम फील कर सकते हैं. तो ये थे हमारे कुछ 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. And in the next video I will explain you the objectives and importance of management. I hope आपको सारे concepts clear हो गए होंगे related to the features. I will see you guys in the next video. Have a nice day.